स्वागत है दोस्तों आपका अपनी क्लास समीम सर की क्लास में। आज हम करने वाले हैं गति के 3 समीकरणों का ग्राफीय विधि से हल। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं गति के 3 समीकरणों को कैसे याद रखा जाता है। इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक जो मैंने ही बनाई है, तो आप समझ लीजिए इसे क्या है। गति के समीकरण, देखिए गति के 3 समीकरण दिए थे न्यूटन ने, गति के समीकरण। अब तीनों को याद रखने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ। गति के समीकरण, अब देखिए पहला समीकरण क्या होता है, b बराबर u प्लस ए टी। क्या होता है, b बराबर u प्लस ए टी। b जो होता है अंतिम वेग होता है, u जो होता है प्रारंभिक वेग होता है, a जो होता है त्वरण होता है और t होता है यहाँ पर समय। समझ गए होंगे। दूसरा दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा गति का समीकरण है, s जो है चली गई दूरी है, ut क्या है, u यहाँ पे प्रारंभिक वेग है, t क्या है समय है, हाफ इसमें आता है कांस्टेंट है, a क्या है त्वरण है और t क्या है समय है। तीसरा गति का समीकरण है b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। b अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, 2 कांस्टेंट, a त्वरण और s जो है चली गई दूरी। अब इसको याद रखने की मैं ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ कि आप कभी भूल भी नहीं पाओगे। अब इनको याद रखने की मैं ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। ट्रिक क्या है हमारी, देखिए BUAT, ब्यूटी। ब्यूटी से उठ, ब्यूटी एस से हो गया से, ब्यूटी से उठ, ब्यूटी से उठ हाफ ए टी स्क्वायर, ये किसी का नाम है, हाफ ए टी स्क्वायर। ब्यूटी से उठ हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर और यू स्क्वायर ने मिलकर खोल लिया है नया ब्यूटी पार्लर 2AS। कितना मजा आया। देखिए BUAT, ब्यूटी से उठ हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर और यू स्क्वायर ने मिलकर खोल लिया है 2AS ब्यूटी पार्लर। समझ गए, कितनी शानदार ट्रिक है। ग्राफीय विधि से गति के पहले समीकरण का प्रूफ सीखेंगे। ग्राफीय विधि से गति के प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण क्या होता है, b बराबर u प्लस ए टी का निगमन। अब हम गति के पहले समीकरण का ग्राफीय विधि से हल सीखेंगे, किस तरह से गति का पहला समीकरण बना है। तो इसके लिए मैं मान लेता हूँ, ग्राफ में चलते हैं। कोई सबसे पहले हमने क्या किया, एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा हो गया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा बाई एक्स हो गया और ये हमारा हो गया एक्स एक्स। दोस्तों ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा ओ एक्स 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 हो गया और ये हो गया हमारा बाई एक्स। अब ग्राफ में आपको पता ही खाने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भी आप लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने भी आप लगा सकते हैं। अब हमने मान लिया कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग कितना u। अब यहाँ पे क्या होता है, 0,0 होता है, यहाँ पे प्रारंभिक वेग हमें u लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 0 यहाँ से शुरू करते हैं तो त्वरण उसमें आएगा नहीं, क्योंकि त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर होती है। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि किसी वस्तु का प्रारंभिक जो वेग है वो कितना है, u है। यहाँ तक मान लेते हैं प्रारंभिक वेग जो है u है। तो हमने मान लिया यहाँ से वस्तु शुरू होगी, जो हमने पहली बार वस्तु को देखा प्रारंभिक वेग उसका कितना था, u था। यहाँ तक हमने मान लिया उसका प्रारंभिक वेग u। ये o, इसे नाम दे दिया हमने a। यहाँ से वस्तु स्टार्ट होगी। अब इधर को हमने मान लिया, इधर को तो बढ़ रहा है उसका वेग और इधर को बढ़ रहा है टाइम। इधर को हमने मान लिया उसका क्या बढ़ रहा है, समय। इधर को समय बढ़ रहा है और इधर को क्या बढ़ रहा है, उसका वेग। इधर को वेग वेलोसिटी बढ़ रही है।
तो प्रारंभिक वेग हमने मान लिया उसका u। जैसे ही हमने इधर को समय बढ़ाया तो प्रारंभिक वेग थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा यहाँ पे, फिर समय बढ़ाएंगे तो यहाँ पे, फिर समय बढ़ाएंगे तो यहाँ पे, इस तरह से जो है इसका जो है वेग बढ़ता चला जाएगा। तो हमने मान लिया कि हमने जो वस्तु चलाई है वो t समय तक चलाई है। मान लिया t समय हमारा यहाँ तक आ गया। ये हमने मान लिया वस्तु की जो स्पीड हमने बढ़ाई है, जो वेलोसिटी बढ़ाई है, वो t समय तक हमने वस्तु चलाई है। t समय तक हमने उसका वेग जो है बढ़ाया है। अब देखिए पहले जब हमने 1 बढ़ाया तो सपोज करो यहाँ पे आ गया। जब हमने 2 बढ़ाया तो थोड़ा और ऊपर गया, 3 बढ़ाया थोड़ा और ऊपर गया, 4 बढ़ाया तो और ऊपर, ऐसे ऐसे टी पे हमने मान लिया। अब धीरे धीरे हमने मान लिया कि टी पे जो है ये इस तरह से, इसका जो एक्सेलरेशन है वो इस तरह से चढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे हम वेग बढ़ा रहे हैं, हमें टी समय तक चाहिए कैलकुलेशन। ये हमने मान लिया कि ये हमारा ये बी हो गया, ठीक है। और टी समय हमारा यहाँ तक है, तो यहाँ तक टी समय में हमने मान लिया कि इसका जो वेग है, अंतिम वेग जो है वस्तु का, वो कितना हो गया, बी हो गया। अंतिम वेग हमने मान लिया टी समय में इस वस्तु का कितना हो गया, बी हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी जो वेलोसिटी है वो बी तक पहुँच गई, मतलब इसकी स्पीड जो है बी तक हमने बढ़ा दी। तो समझ गए होंगे प्रारंभिक वेग हमने यू लिया। 0 से इसलिए नहीं लिया क्योंकि त्वरण नहीं आएगा, तो हमने इतना लिया, यहाँ से लिया। मान लिया कि 20 पे चल रही थी गाड़ी, अब 20 से हमने धीरे धीरे बढ़ाते चले गए, 1 सेकंड में इतना, 2 सेकंड में इतना, 3 सेकंड में इतना। तो ये एक्सेलरेशन इस तरह से, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। तो इसमें ये लाइन जो है एक्सेलरेशन की है। अब यहाँ से क्योंकि हम ग्राफ में कर रहे हैं इस चीज़ को, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जहाँ पे हमने प्रारंभिक वेग लिया है, यहाँ से एक हम डॉट डॉट वाली लाइन खींच लेते हैं। ये जो है हमने एक लाइन खींच ली। अब ये इसे 0, इसे नाम दे दिया हमने ओ ए, इसे नाम दे देते हैं ओ ए, इसे नाम दे देते हैं बी, इसे नाम देते हैं सी, इसे नाम देते हैं डी। ठीक है, क्लियर है। अब जब ये यू है और ये हमने समांतर रेखा खींची है, तो ये समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये यू है तो ये भी कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक यू हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक यू हो गया। अब ये कितना है, ये दूरी जो है, ये दूरी जो है हमारी कितनी है, बी है। बी में से यू कम करेंगे तो ये दूरी जो हमारी बचेगी वो कितनी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी हमारी बचेगी, ये बचेगी बी में से यू कम। देखिए बी है, बी में से यू कम, तो ये बचेगी हमारी बी माइनस यू। ये दूरी हमने ग्राफ में हमारी कितनी टी है, तो ये भी कितनी होगी, टी होगी। बस जिसने ये ग्राफ समझ लिया वो आसानी से जो है गति के समीकरणों को हल कर सकता है। हमने मान लिया किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। जब उसका समय के साथ स्पीड बढ़ाते हैं, उसकी चाल को बढ़ाते हैं, तो उसकी चाल, अंतिम चाल कितनी हो जाती है, b हो जाती है। मतलब अंतिम वेग जो है b हो जाता है t समय में। ठीक है, ये त्वरण वाली लाइन है, ये त्वरण है इसका, वस्तु का त्वरण वाली लाइन है। तो इसके बारे में थोड़ा लिख लेंगे। माना कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग कितना u, अंतिम वेग जब t समय के पश्चात उसका अंतिम वेग कितना हो जाता है, b हो जाता है, तथा उसके द्वारा चली गई दूरी s हो तब। ये तो सभी में लिखा जाएगा, एक लाइन लिख लेते हैं। माना कोई वस्तु, माना कोई गतिशील वस्तु, गतिशील, माना कोई गतिशील वस्तु है जिसका प्रारंभिक, जिसका प्रारंभिक वेग u तथा टी सेकेंड पश्चात वस्तु का वेग, वस्तु का वेग b हो जाता है। बहुत सिंपल भाषा में लिखना, b हो जाता है, तथा इस समय में, इस समय में वस्तु द्वारा चली दूरी
दूरी S है, जैसा कि और अच्छा करना तो ये लाइन, जैसा कि ग्राफ द्वारा स्पष्ट है, जैसा कि ग्राफ द्वारा स्पष्ट है। अब हम क्या निकालेंगे, ये वाली लाइन जो है त्वरण है। त्वरण कैसे निकालेंगे, इस वाले त्रिभुज में आ जाएंगे। त्वरण कैसे निकलता है, अगर हमें ये निकालना है, कर्ण निकालना है, तो मतलब स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे। अब 10th क्लास की बात है, 10th में टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, ठीक है। और जब थीटा बहुत सूक्ष्म हो, अब हमें क्या करना है, त्वरण निकालना है। त्वरण क्या हो गई, वेग परिवर्तन की तरफ। त्वरण का मतलब ये स्लोप, इसकी ढाल निकाल लेंगे, ए बी की ढाल। त्वरण जो होगा ए बी की ढाल होगा, तो यहाँ पे त्वरण निकालेंगे। त्वरण कैसे निकालेंगे, ढाल कैसे निकालते हैं, अगर ये हमें स्लोप निकालना है तो लंब बटे आधार। इस त्रिभुज में आ जाएंगे, ऊपर वाले में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आ जाएंगे। ये हमें ए बी का स्लोप चाहिए, त्वरण चाहिए, तो त्वरण बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो हमें त्वरण निकालना है। त्वरण बराबर, त्वरण कैसे निकालेंगे, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, ए बी की ढाल। त्वरण ए बराबर किसके होगा, ए बी की ढाल के। और ढाल कैसे निकलती है, लंब बटे आधार, मतलब बी सी, बी सी इसका लंब हो गया, बटे आधार कितना हो गया इसका, ए सी, बी सी बटे ए सी। त्वरण को हम ए से दर्शाते हैं। बी सी का मान कितना है हमारा, बी सी का, बी से सी तक हमारा कितना है, बी माइनस यू। तो बी माइनस यू अपॉन आधार कितना है यहाँ से यहाँ तक, टी, तो इसके अपॉन में टी रख लेंगे, ठीक है। अब तिरछी गुणा कर लेंगे, तिरछी गुणा करी, बी माइनस यू बराबर ए टी। बी माइनस यू बराबर कितना हो गया, ए टी। अब यू को इधर ले जाएंगे तो माइनस का यू इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस। ये हो जाएगा बी बराबर यू प्लस ए टी। ये हमारा जो है गति का पहला समीकरण आ गया है। इसके नीचे अगर और अच्छा लिखना है तो और अच्छा करके इसके नीचे लिख देंगे, गति के समीकरण के बाद, जहाँ बी बराबर अंतिम वेग, यू बराबर प्रारंभिक वेग, टी बराबर समय, ए बराबर त्वरण। तो ये आ गया हमारा गति के पहला समीकरण का प्रूफ ग्राफीय विधि से, ठीक है। अब हम करते हैं गति का दूसरा समीकरण। ये आ गया हमारा ग्राफीय विधि से गति के पहले समीकरण का प्रूफ। अब हम करते हैं गति का दूसरा समीकरण। अब हम करेंगे दोस्तों, अब हम करेंगे गति के दूसरे समीकरण का ग्राफीय विधि से निगमन। पहले तो यही लिख लेंगे, को माना कोई गतिशील वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u, जो पिछले उसमें लिखा था प्रारंभिक वेग u, तथा t सेकंड के पश्चात उसका अंतिम वेग v हो जाता है, तथा इस समय अंतराल द्वारा वस्तु द्वारा चली गई दूरी s है, तब जैसा कि ग्राफ द्वारा स्पष्ट है। तब के बाद में लिखेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे दूरी, क्योंकि ये दूरी है s, दूरी को हमने किससे दर्शा रखा है, s से। अब यहाँ पे हम दूरी निकालेंगे, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। देखिए दूरी का मतलब क्या होता है, दूरी बराबर होती है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। अगर हम चाल की गुणा समय से कर दें, मतलब चाल हमारी इधर को बढ़ रही है, और समय से अगर हम कर दें, तो दोनों की गुणा करके, ये तो हमारी मान लो लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई की गुणा होती है तो क्या आ जाता है, क्षेत्रफल। तो इसका मतलब ये है, अगर इस ग्राफ का क्षेत्रफल हम निकाल दें, ये जो हमारा ग्राफ बना यहाँ से यहाँ तक, इसका हम क्षेत्रफल निकाल दें, तो ये सब जितनी भी है ये चली दूरी आ जाएगी, समझ गए। क्योंकि लंबाई और चौड़ाई की गुणा क्या होती है, क्षेत्रफल होती है। और यहाँ पे ग्राफ में कैसे निकालेंगे चली गई दूरी, लंबाई की गुणा चौड़ाई से कर देंगे, मतलब समय की गुणा हम क्या कर देंगे, चाल से कर देंगे, तो दूरी आ जाएगी। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये पूरा जो है, पूरा जो ग्राफ है, ये वस्तु द्वारा चली गई दूरी है। तो हम सबसे पहले वस्तु द्वारा चली गई दूरी निकालेंगे। तो अगर हम ये ध्यान दें कि ये आकृति क्या बन रही है,
AODCB ये आकृति क्या बन रही है, ये एक समलंब बन रही है। समलंब वो आकृति होती है जिसकी दो रेखाएं समांतर हों। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए हमें समलंब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपने पढ़ा होगा आपने समलंब ये निकालने के लिए हमें समलंब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा मैथ में, ये समलंब होता है जिसकी दो समांतर भुजाएं होती हैं। ये भुजा इसके समांतर होती है और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। अगर ये भुजा ए है, ये बी है, समांतर भुजाओं का योग और इंटू दोनों के बीच की दूरी इंटू एच, ये इसका क्षेत्रफल होता है, समलंब का क्षेत्रफल। तो हम वस्तु द्वारा चली गई दूरी अगर यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये समलंब बनना है OABD, ये समलंब है। अगर इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो वस्तु द्वारा चली दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वस्तु द्वारा चली दूरी। यहाँ पे हम लिखते हैं वस्तु द्वारा चली दूरी या तय की गई दूरी लिख लो, चली दूरी। एस बराबर कैसे निकालेंगे, समलंब अब समलंब का नाम क्या है हमारा, ओ, समलंब का नाम क्या है, OABD का क्षेत्रफल, OABD का क्षेत्रफल। ठीक है, समलंब का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमारी दूरी आ जाएगी। अब यहाँ से लेते हैं एस बराबर, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। समलंब का क्षेत्रफल मैंने आपको अभी बताया, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू दोनों के बीच की दूरी। अब यहाँ पे समांतर भुजाएं क्या हैं, ये भुजा इसके समांतर है। ठीक है, अगर मैं आपको इसको ऐसे रख दूं थोड़ी देर के लिए, इसको ऐसे रख दूं तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। ये हमारी पहली भुजा ए है, ये हमारी दूसरी भुजा बी है। तो ये सूत्र क्या होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी। पहली भुजा कितनी, यू, प्लस दूसरी भुजा कितनी, बी, और दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी कितनी है, टी, गुणा ऊंचाई, ये दूरी कितनी है, टी। ये वाला सूत्र हमने लगा दिया, समझ गए। ए प्लस बी समांतर भुजाओं का योग, ए हमारा यू हो गया, बी हमारा कितना हो गया, दूसरी भुजा हो गई, बी हमारा कितना हो गया, वी हो गया, और दोनों के बीच की लांबिक दूरी कितनी हो गई, एच हो, वो सॉरी टी हो गई। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब अपनी आकृति सीधी कर लेते हैं। ये फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब गति का पहला समीकरण हमने पढ़ा है b बराबर u प्लस ए टी, तो b की जगह u प्लस ए टी रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण, जो हमने अभी प्रूव करा है, क्या होता था, ब्यूटी, b बराबर u प्लस ए टी। गति के प्रथम समीकरण से b बराबर u प्लस ए टी रखने पर, अब गति के पहले समीकरण से क्या करेंगे, हम b की जगह u प्लस ए टी रख लेंगे। तो s बराबर हमारा हो जाएगा हाफ u प्लस, अब इस b की जगह हमने रख लिया u प्लस ए टी इंटू टी। ठीक है, अब इसे हल कर लेंगे। s बराबर u और u कितना होगा, 2u प्लस ए टी बाहर t। अब t के अंदर गुणा कर देंगे तो s बराबर ये हो जाएगा हाफ, t की जब इसमें गुणा होगी तो ये हो जाएगा 2ut प्लस t की इसमें गुणा होगी तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर। s बराबर हो जाएगा हाफ, अब हाफ की भी अंदर गुणा कर लेते हैं, 2ut प्लस हाफ मल्टीप्लाई ए टी स्क्वायर। हाफ के अंदर गुणा करें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, s बराबर ये हो गया हमारा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा हो गया गति के पहले समीकरण, वो सॉरी गति के दूसरे समीकरण का प्रूफ, ग्राफीय विधि से प्रूफ। इसके नीचे लिख लेंगे जहां s बराबर दूरी, u बराबर प्रारंभिक वेग, b बराबर अंतिम वेग,
टी बराबर समय और ए बराबर त्वरण। तो ये आ गया हमारा गति के दूसरे समीकरण का निगमन ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, मैं समझता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब हम करेंगे गति के तीसरे समीकरण का ग्राफीय विधि से हल। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे गति के तीसरे समीकरण का ग्राफीय विधि से हल। जैसा कि हमने पहली समीकरण में हमने मान लिया था कि माना कोई वस्तु है, चित्र तीनों में सेम बनना है। माना कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u तथा t समय पश्चात उसका अंतिम वेग b हो जाता है। इस समय अंतराल के दौरान वस्तु द्वारा चली गई दूरी s है तथा उसका त्वरण a है तब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से जो है वस्तु द्वारा चली दूरी निकालेंगे। वस्तु द्वारा चली दूरी मैंने जैसा कि बताया था, अगर हम इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो वस्तु द्वारा चली दूरी आ जाएगी। मतलब ग्राफ का क्षेत्रफल क्या, ग्राफ हमारा ये है, ये ग्राफ हमारा ये समलंब है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो फिर दोबारा से लिखेंगे इसी तरह से। पहले तो ये लिख लेंगे, माना वस्तु की प्रारंभिक वेग u अंतिम वेग b तथा t समय के दौरान वस्तु द्वारा चली गई दूरी s है, जैसा कि ग्राफ द्वारा स्पष्ट है, जैसा कि पहली समीकरण में हमने लिखा था। अब हम शुरू करते हैं, वस्तु द्वारा चली दूरी निकालते हैं। इसलिए वस्तु द्वारा चली दूरी s बराबर कैसे निकालेंगे, समलंब ओ ए, समलंब क्या है, ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। अब समलंब का सूत्र क्या होता है, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था, समलंब का क्षेत्रफल हमारा होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग और लंबिक दूरी। ठीक है, अब समांतर भुजाओं का योग अगर मैं इसे ऐसे रख लूँ तो समांतर भुजा एक तो हमारी ये हो गई u, दूसरी समांतर भुजा क्या हो गई इसकी b, और बीच की दूरी कितनी हो गई t। तो ये हो जाएगा u प्लस b इंटू लंबिक दूरी कितनी t। इसे समीकरण 1 मान के यहीं पर रुक जाते हैं। ठीक है, अपना चित्र हम सीधा कर लेते हैं। अब गति का पहला समीकरण हमने पढ़ा है b बराबर u प्लस ए टी, वहाँ से t का मान निकाल के इसमें रखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे गति के पहले समीकरण, सिंपल भाषा लिखो बिल्कुल, पहले समीकरण से। अब गति का पहला समीकरण हमने पढ़ा है b बराबर u प्लस ए टी। यहाँ से हम t का मान निकालते हैं, u को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा b माइनस u बराबर ए टी। यहाँ से t का मान निकालना तो a बटे में चला जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस u अपॉन a बराबर t। ठीक है, ये t का मान इसे समीकरण 2 मान लें। अब ये t का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख लेंगे। समीकरण 2 से t का मान 1 में रखने पर t का मान 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा s बराबर हाफ u प्लस बी इंटू टी। इस t की जगह ये उठा के रख देंगे पूरा, क्या है b माइनस u अपॉन ए। क्लियर है। अब s बराबर हाफ इंटू u प्लस बी, अब हम क्या करते हैं, इसको इसके जैसा बना लेते हैं। ये क्या है हमारा b माइनस यू और ये है u प्लस बी। तो क्यों ना हम इसे सीधा कर लें, थोड़ा एक लाइन हमारी बच जाएगी। तो हम इसे लिख लेते हैं b प्लस यू इंटू बी माइनस यू, और इस एक को दोनों के अपोन में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। s बराबर ये 2 नीचे मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा सूत्र होता है, सूत्र में गणित का लिख देता हूँ। क्या होता है a प्लस बी, और अगर a माइनस बी एक साथ लिखे हों तो इसे कहते हैं वर्गों का अंतर का फॉर्मूला। ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा u प्लस बी प्लस यू, और यहाँ पे लिखा हुआ है b माइनस यू। तो ये फॉर्मूला हो गया बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया।
तो ये क्या, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 ये वाला और ए ये वाला, तो ये कितना हो गया 2a। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बन जाए बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, 2as। अब यू स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस का इधर आया प्लस का हो गया, प्लस 2as। ये हमारा गति का तीसरा समीकरण तैयार हो गया। ठीक है, तो हमने तीनों समीकरण आज पढ़ लिए हैं। इसके नीचे हम लिख लेंगे जहाँ u बराबर प्रारंभिक वेग, v बराबर अंतिम वेग, s बराबर दूरी, t बराबर समय, a बराबर त्वरण। तो मैं समझता हूँ आज आपको तीनों समीकरण याद हो गई होंगी। इसी तरह के मज़ेदार वीडियो के लिए ट्रिक द्वारा पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल समीम सर की क्लास को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं था समीम अहमद सैफ़ी, आप देख रहे थे आपकी अपनी क्लास समीम सर की क्लास। जय हिंद, जय भारत।